हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। आज हमारे देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो अभी उठ रहा है वो है अरावली को लेकर। आप सब इस वीडियो को देखने के बाद शायद यह समझ पाएंगे कि क्या हमें सच में प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है? क्या अरावली सच में खतरे में आ चुके हैं? सेव अरावली कैंपेन आप अभी लगभग हर शहर में सुनेंगे, चाहे फिर वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, अलवर हो या हो माउंट आबू या हम बात कर ले उदयपुर की। हर जगह पर लोग जमा हो रहे हैं और एक एनवायरमेंटल कॉज़ को लेकर वो सब लोग धरना दे रहे हैं। ये प्रदर्शन जो चल रहे हैं सेव अरावली कैंपेन को लेकर, उसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली अरावली है क्या? क्या अरावली को सच में बचाने की अब ज़रूरत आ चुकी है? क्या अब हमको अपने वॉइसेस सरकारों के कान तक पहुँचाने की ज़रूरत पड़ रही है? ये सब समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे अरावली के बारे में एंड देन हम लोग समझेंगे ये अरावली का इश्यू एक्चुअली है क्या? एंड देन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ एन सोसाइटी हम लोग क्या कर सकते हैं? और सरकार को हम लोग यहाँ पर क्या हमें पुश करने की ज़रूरत है या सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है वो लोगों के हक में या पर्यावरण के हक में है? तो सबसे पहले ये सेव अरावली कैंपेन अलग-अलग जगहों पर चल रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स इसका एक बहुत बड़ा हम कहें इग्निशन बना है, एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बना है जिसकी वजह से ये कैंपेन बहुत तेज़ी से बहुत बड़े स्केल पर स्प्रेड हो पाया है एंड दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन हम में से अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनभिज्ञ हैं, जिनको ये नहीं पता कि एक्चुअली ये पूरे का पूरा अरावली इश्यू है क्या? उन्हें बस एक चीज़ समझ आई कि 100 मीटर्स से जो ऊँचे पहाड़ हैं, अब बस वही रह जाएँगे अरावली और बाकी सब खत्म हो जाएगा, बाकी सब जगहों पर माइनिंग हो जाएगी। बट उसको समझने से पहले सबसे पहले हम अरावली को समझते हैं। अरावली की टोपोग्राफ़ी, अरावली की ज्योग्राफ़ी, अरावली का पूरा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए कहाँ से शुरू होता है, तो वो हमारी दिल्ली से शुरू होता है। रिज के जंगलों के आगे से ही शुरू होता है अरावली, जो जाता है ऑल द वे टिल अहमदाबाद। ये पूरा स्ट्रेच 4 राज्यों से होकर गुज़रता है। अगर हम दिल्ली को हटा दें, तो ये हरियाणा, देन राजस्थान एंड लास्ट में गुजरात तक जाता है। अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। थोड़ा छोटा हिस्सा अगर आप देखें तो हरियाणा में, देन गुजरात एंड दिल्ली में बहुत कम। दिल्ली में माइनिंग वैसे भी अलाउड नहीं है। हरियाणा में माइनिंग अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट होती है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है, गुजरात में फिर से कम होती है। अगर ये पूरा एरिया एक लैंडस्केप को आप समझ पा रहे हो, तो ये स्ट्रेच तकरीबन-तकरीबन 700 किलोमीटर का है। आई एम नॉट बीइंग प्रिसाइज़, यहाँ पर हम अप्रॉक्सिमेशन में लेकर चलें, तो तकरीबन 700 किलोमीटर तक ये पूरा फैला हुआ है अरावली का रेंज। आज से कितना पुराना? पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पुराना फ़ोल्डेड माउंटेन अगर कोई है तो वो है अरावली। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले ये बना, ऐसा माना जाता है। यानी लगभग-लगभग 2 से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, 250 करोड़ साल पहले हम बोलते हैं अर्थ, यानी कि हमारी धरती की उत्पत्ति ही तकरीबन साढ़े 400 साल, साढ़े 400 करोड़ साल पहले हुई है। उसमें से लगभग हाफ़ पे अगर कहें, यानी अगर हम इसको कंपेयर करें डायनासोर से, तो डायनासोर इसके करोड़ों साल बाद आए हैं। तो इतनी पुरानी ये अरावली रही। अब अरावली का अगर आप एक स्ट्रक्चर, टोपोग्राफी समझ पा रहे हैं, तो इधर से इधर अगर हम आ जाएँ, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलते हैं, तो राजस्थान का वो सारा एरिया आता है या गुजरात के वो सारे एरियाज़ आपको नज़र आएँगे जो कंप्लीटली डेज़र्टेड हैं, यानी रेगिस्तान है। आगे चलकर पाकिस्तान। इधर से जो हवा चल रही है, उस गर्म हवा को रोकने का बहुत बड़ा काम जो है वो अरावली के ऊपर होता है। दूसरी चीज़, ये जो हवा वहाँ से चलेगी, ये वेदर पैटर्न को भी इम्पैक्ट करती है। मोरओवर ये एरिया पूरा ग्रीन बेल्ट है, हरियाली है इसमें, तो ग्राउंड के वाटर को रिटेन करने का भी काम यहाँ के पेड़ कर रहे हैं। ओवर एंड अबव अगर हम क्लाइमेट के पर्व्यू से देखते हैं, तो दिल्ली, एनसीआर या इधर के जितने एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर तापमान 3 से 4 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा, यदि अरावली खत्म हो जाए तो। नाउ दिस इज़ अगेन अ परसेप्शन बेस्ड स्टडी। तो हम लोगों के लिए जीवन का जो दिल्ली, एनसीआर या नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन सब के लिए अरावली एक बोon है, एक आशीर्वाद है हमारे ऊपर ये। तो इनको बचाना इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये तो समय के साथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या इसको हम सच में बचा पा रहे हैं या ये मैटर आज से शुरू हुआ है या बहुत पहले से? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, कोई भी हिल है, माउंटेन है, इसकी एक डेफिनेशन होती है। अरावली के साथ जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा है वो ये कि अरावली को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए। 1968 में देयर वाज़ अ जियोलॉजिस्ट जो कि अमेरिका के थे, जिनका नाम था, ज्योग्राफर, जियोलॉजिस्ट रहे, उनका नाम था रिचर्ड मर्फी। रिचर्ड मर्फी ने पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग जगहों पर टोपोग्राफी का एक विस्तृत चार्ट बनाया। उसी में उन्होंने अरावली को जो लिखा, उन्होंने कहा जो 100 मीटर से ज़्यादा है वो अरावली है। ये बात है 1968 की। हम लगभग-लगभग 40 साल आगे आ जाएँ, साल 2002 के आसपास में, 35 साल के आसपास।
राजस्थान में माइनिंग को लेकर बहुत प्रॉब्लमैटिक स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती थी। इवन माइनिंग जो लीगल तरीके से किया जा रहा था, उससे भी एनवायरनमेंट पे तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है। इसको लेकर कई सारे लोगों ने अलग-अलग जगहों पर पिटीशन दी। ये पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची, तो ये डिसाइड किया गया कि अब हम माइनिंग को कंप्लीटली उस जगह पर रोक देंगे। जब ये माइनिंग को रोका गया, फिर फर्दर रिव्यू पिटीशन आया एंड देन लगातार एक दौर चलता रहा। इन सब में एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये कि कोर्ट के पास कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था कि एक्चुअली कोई भी माइनिंग लीगल है या इलीगल है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। क्योंकि हमारे पास पहाड़ के बारे में ही नहीं पता कि एक्चुअली जिस जगह पर माइनिंग हो रही है वो पहाड़ का हिस्सा है या नहीं। ये चलता रहा पिछले करीब 20 साल तक। ये मैटर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक कमेटी बनाई अभी रिसेंट पास्ट में, जिसको सीईसी कहा गया। और ये सेंट्रल एनफोर्स कमिटी जो रही, इनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि भई आप बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाओ। तो उसमें फिर जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है हमारी, स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहे, इन सब ने मिलकर एक कॉमन कंसेंसस पर एक स्टडी करने के बाद, बहुत डिटेल में स्टडी की, और उसके बाद दे केम टू अ कंक्लूजन कि हम ऐसा करते हैं, हर वो पहाड़ जो 100 मीटर से ज़्यादा होगा, उसको अरावली कहा जाएगा। अब कहानी आती है, यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ कि क्या जो 100 मीटर से ऊँचा नहीं है वो अरावली नहीं है? पहली चीज़। अब इसमें आपको समझना होगा कि कैलकुलेशन का बेसिस क्या है? अरावली का कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं, पीक का कैलकुलेशन जब कर रहे हैं, तो पहाड़ इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप में अगर दिख रहा है आपको, या जो जिस तरीके से आपको जो पहाड़ का नेचुरल कोर्स होता है, वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अब हम इसकी जब हाइट मेज़र कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल जो हाइट आप देख रहे हो पहाड़ की, किसी भी पहाड़ की, जो अरावली का हिस्सा है अभी हम मान रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 मीटर से अगर ऊँचा है, तो वो अरावली का हिस्सा है। बट इट शुड टेक इंटू कंसिडरेशन द स्लोप्स एज़ वेल। ये स्लोप भी अरावली का पार्ट है, उसपे भी माइनिंग नहीं होगी। पीक पे भी माइनिंग नहीं होगी, स्लोप्स पे भी माइनिंग होगी नहीं होगी, और साथ में बेस और बफर एरिया में भी माइनिंग अलाउड नहीं होगी। मोरओवर, अब बात आती है कि क्या अगर कोई पहाड़ मान लेते हैं 99 मीटर ऊँचा है, तो क्या वहाँ माइनिंग हो सकती है? 90 मीटर ऊँचा है, तो क्या वहाँ माइनिंग हो सकती है? 60 मीटर ऊँचा है, तो क्या माइनिंग हो सकती है? नहीं। अगेन देयर इज़ अ डिफरेंट मैनर ऑफ कैलकुलेशन। हर वो पहाड़ जो 100 मीटर से ऊँचा है, जिसको हमने बोला कि वो पार्ट ऑफ अरावली होगा, उसके पूरे विसिनिटी में अगर आप उसका एक रेडियस मेज़र करते हैं, तो 500 मीटर के दायरे में जितने पहाड़ होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो हो जाएँगे अरावली। एक 100 मीटर का पीक है, उसके आस-पास के जितने एरियाज़ हैं, सभी हो जाएँगे अरावली। माइनिंग नहीं हो सकती, ओवर एंड अबव। हमने साथ में कुछ बफर ज़ोन्स भी बनाए हैं। अब अगर एक पूरे अरावली का आप एरिया देखोगे, तो लगभग अरावली का एरिया है 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा होता है। 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये पूरा अरावली फैला हुआ है। अब अगर इसके माइनिंग के पार्ट को देखा जाए, तो इसमें लीगल तरीके से, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस टर्म, लीगल तरीके से जो माइनिंग है, वो सिर्फ 0.19% एरिया पे होती है। इलीगल का क्या? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कुछ स्टेट्स में, अगर हम पर्टिकुलरली राजस्थान की बात करें, राजस्थान के कई एरियाज़ में अरावली का 25 से 30% खत्म हो चुका है, ऑल बिकॉज़ ऑफ इल्लीगल माइनिंग। कोर्ट का क्या डायरेक्शन और गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हम अरावली को डिफाइन नहीं कर रहे हैं और माइनिंग एक्टिविटी लेजिट मैनर में नहीं हो रही है, तो इल्लीगल माइनिंग करने वाले माफियाज़ जो हैं, वो तो सक्रिय हो ही जाएँगे और वो डेफिनिटली माइनिंग करेंगे। अब बाय हुक और क्रूक उनको करना है, तो वो दिन में नहीं करेंगे, रात को करेंगे। माइनिंग कोई एक आदमी नहीं कर सकता, माइनिंग एक पूरा ग्रुप करता होगा, 100, 200, 500, 1000 लोग इसमें लगे होंगे। जिस भी जगह पर माइनिंग होगी, वहाँ के लोकल लोगों को, जो वहाँ के आस-पास के गाँव के लोग हैं, उनको भी उसमें रोल प्ले करना होता है। तो शाम के बाद ये माइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, पूरी रात माइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, अगले दिन सब कुछ खत्म। कोई मिनिस्ट्री से, कोई एक्स-वाई-ज़ेड डिपार्टमेंट से आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, या कई बार पता होता है, सारी चीज़ें अंदर ही अंदर सेटल कर ली जाती हैं। ये इल्लीगल माइनिंग का प्रॉब्लम है। अब अरावली में ऐसा क्या है जो इसको माइन करने की ज़रूरत है? अरावली में आपको बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे पत्थर, फिर चाहे वो सैंडस्टोन हो, चाहे वो लाइमस्टोन हो, चाहे वो मार्बल हो, चाहे वो मेटल में अगर हम बात करें कॉपर हो, ज़िंक हो, टंगस्टन हो, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। तो माइनिंग तो ज़रूरी है, बट इट शुड बी सस्टेनेबल। दिस इज़ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकमेंडेड इन द लास्ट ऑर्डर, कि माइनिंग तो हो, बट सस्टेनेबल हो। इल्लीगल माइनिंग जो है, उसको कैसे रोका जाए? अभी तक प्रॉब्लम क्या आती थी, कोई भी माइनिंग अगर कहीं पर हो रही है, किसी भी डिपार्टमेंट ने उस माइनिंग, इल्लीगल माइनिंग को पकड़ा, केस फाइल हुआ, उस केस में बात ये आ जाती थी कि मैं जिस जगह पर माइनिंग कर रहा हूँ, वो तो अरावली का हिस्सा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अरावली का तो एरिया डिफाइंड ही नहीं है।
तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट जिसको प्रूव करना है ये कि भई पर्टिकुलर एरिया इल्लीगल है, वो उसको प्रूव करने में फेल हो जाता था। कोर्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था एंड बिकॉज़ ऑफ दैट वेरी रीज़न अगर हम हरियाणा में बात करें, तो अगर आप नूंह के आस-पास की बात करें, गुड़गाँव की बात करें, चाहे फिर हम बात करें सूरजकुंड के आस-पास, वहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर इल्लीगल माइनिंग हो रही है। आज भी हो रही होगी। पिछले 15-20 सालों में माइनिंग का एक जो ओनर्स है वो इतना बड़े स्केल पर माइनिंग हो रही है कि 25-25% एरिया खत्म हो गए हैं। उदयपुर के आस-पास आप जाओगे तो कंप्लीटली एरिया माइनिंग वाला ही है। तो वहाँ पर माइनिंग अलाउड है भी लेजिट मैनर में बट इल्लीगल माइनिंग को कर्व नहीं किया जा पा रहा है। एंड दैट्स द वेरी कंसर्न ऑफ द कोर्ट एज़ वेल एज़ द गवर्नमेंट। तो इस पे ही डायरेक्शंस को लेकर पूरी चर्चा चल रही है। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि सेव अरावली कैंपेन में हम लोग जिस मुद्दे को लेकर उठ रहे हैं अभी, जिस मुद्दे को लेकर हम लोग आगे आ रहे हैं कि 100 मीटर से नीचे का जो पहाड़ होगा उसको प्रोटेक्टेड एरिया नहीं कहा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको कंडीशंस बता दी प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड एरिया की बात कर रहे हैं तो। प्रोटेक्टेड एरिया लगभग 90% से ज़्यादा माना जाएगा, इस नए रूल के बाद भी। 12,080 के आसपास इसमें टोटल पीक्स हैं जो अरावली में आते हैं, जिसमें से तकरीबन 1,000 से थोड़े ज़्यादा 100 मीटर से ज़्यादा के हैं। तो आप कह सकते हो कि मोर देन 90% पीक जो है वो 100 मीटर को टच नहीं कर रहा, बट दैट डज़न्ट मीन कि वो 10,000 या 11,000 पीक पर माइनिंग होने लगेगी, नहीं। माइनिंग की कंडीशन वही है कि 500 मीटर का रेडियस में अगर कोई भी पीक आता है तो उसपे माइनिंग नहीं होगी। स्लोपी एरियाज़ भी काउंट किए जाएँगे और 100 मीटर इज़ नॉट फ्रॉम द बेस। ये 100 मीटर अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा पहाड़ है जो 20 मीटर अंडरग्राउंड है, गहराई से शुरू हो रहा है, एक ढलान से शुरू होता है, तो हम उसको बेस से ही काउंट करेंगे, ऊपर उसको 80 मीटर होने की ही ज़रूरत है। नीचे अगर वो 25 मीटर है, तो ऊपर उसको 75 मीटर होने की ही ज़रूरत है। नीचे अगर 10 मीटर है, तो ऊपर 90 मीटर होने की ही ज़रूरत है। वो हो जाएगा अरावली। उसके स्लोप्स पे फिर किसी भी तरीके की माइनिंग नहीं होगी, अलॉन्ग विद दैट 500 मीटर रेडियस में भी माइनिंग एक्टिविटी प्रोहिबिटेड रहेगी। साथ ही साथ प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो होते हैं, चाहे फिर वो वेटलैंड होंगे, चाहे फिर वो कोई भी पुराना हेरिटेज टेम्पल हो सकता है, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व आ सकता है, कोई भी नेशनल पार्क हो सकता है, वो सारे एरिया प्रोटेक्टेड होते हैं अलॉन्ग विद द बफर एरियाज़, वहाँ पर भी माइनिंग नहीं होगी। तो माइनिंग होनी बहुत कम एरिया में है। सवाल सबसे बड़ा जो यहाँ पर आता है वो ये कि इस नए डेफिनेशन को लाया क्यों गया है? तो इस नए डेफिनेशन को लाने के पीछे एक बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम एक डिफाइन करके अरावली को अगर रखेंगे, तो फिर हमको अगर कोई भी पिटिशन आता है, कोई भी केस होता है, उसमें जो भी इल्लीगल माइनिंग करने वाले हैं, माफियाज़ हैं, उन पर हम एक्ट कर पाएँगे, उन पे हम एक्शन ले पाएँगे क्योंकि हमारे पास एक सबूत होगा, एक डिफाइंड प्रोस्पेक्ट होगा कि किस तरीके से अरावली चलती है, किस तरीके से अरावली का डेफिनेशन है, कौन-सा पहाड़ अरावली का है, कौन-सा अरावली का पहाड़ नहीं है, कौन-सा एरिया प्रोटेक्टेड है, कौन-सा एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है, कहाँ पर माइनिंग लेजिट है, कहाँ पर माइनिंग अलाउड नहीं है। अब यहाँ से अगर हम समझें थोड़ा बहुत बेसिक्स और अरावली के बारे में, तो आपको बहुत सिंपली एक चीज़ समझ आ जाएगी कि अरावली में प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। तो वही 100 मीटर का क्लॉज़ लोगों ने समझा, देखा और उन्हें लगा कि शायद यही सब कुछ होगा। तो अगेन मैंने आपको फिर से क्लियर किया कि ऐसा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 100 मीटर इज़ नॉट द लेजिट मैनर कि उसके बाद माइनिंग शुरू हो जाए। हमने बात की कि ये बहुत पुराने या वर्ल्ड के सबसे पुराने माउंटेन्स हैं और इसी वजह से यहाँ पर हैबिटाट भी बहुत सारे अलग-अलग जानवरों का है। आपको बहुत बड़े स्केल पर बहुत ज़्यादा नंबर्स में टाइगर्स मिलेंगे, लेपर्ड्स उससे भी ज़्यादा मिलेंगे। हाइना से लेकर एलिफेंट एंड बर्ड्स में बहुत सारी अलग-अलग वाइड वैरायटी, वाइड एरेज़ ऑफ बर्ड्स आपको इस एरिया में मिलेंगे। तो फ्लोरा एंड फौना के टर्म्स में अरावली को प्रोटेक्ट करना इज़ द नीड ऑफ द आवर, बहुत ज़रूरी है। अगर आप हरियाणा और राजस्थान के एरियाज़ में देखेंगे, तो you'll फाइंड लॉट ऑफ फोर्ट्स, बहुत सारे किले आपको अरावली के ऊपर मिलेंगे क्योंकि उस दौर में किले बनाना बहुत ज़रूरी होता था। गैरिसन टाउन बनाते थे, पूरे का पूरा एरिया जो होता था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर सिपाहियों को लगाया जाता था विथ जो उस दौर के कैनन्स होते थे, वो हथियार जो भी होंगे वो सारे रखे जाते थे सो दैट कोई भी आक्रमण अगर होगा तो सबसे ऊँचा जो चोटी है वहाँ से आप उस एरिया को मॉनिटर कर पाएँगे, विजिल कर पाएँगे। और अगर अरावली की बात की जाए कि क्या अरावली में 100 मीटर ही एवरेज पीक साइज़ है? तो अगर हम अरावली के पूरे एरिया में सबसे बड़ा पीक ढूँढेंगे, तो वो आपको मिलेगा जाकर राजस्थान में सिरोही के पास, उदयपुर के करीब माउंट आबू में। माउंट आबू में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि सबसे ऊँचा माउंटेन पीक है
इस पूरे अरावली का। उसके आस-पास में ही आपको और बहुत सारे जैन मंदिर भी मिलेंगे, जैसे देलवाड़ा जैन मंदिर भी आपको गुरु शिखर के करीब ही मिलता है। गुरु शिखर की हाइट है 1722 मीटर। हाँ, सुनने में बहुत कम लग सकती है क्योंकि अगर आप हिमाचल की तरफ जाते हैं या उत्तराखंड में जाते हैं तो 1700 मीटर वहाँ पे ऑल्टीट्यूड बहुत कम माना जाता है। बट राजस्थान की तरफ अगर आप 1700 मीटर पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ठंड का एहसास होगा। सर्दियों में भी ठंड है, गर्मियों में भी ठंडक रहती है। 1722 मीटर एक रिस्पेक्टेबल हाइट है, 5000 फीट से ऊँची हाइट है। तो लीगल और इलीगल माइनिंग के क्लॉज़ेज़ को अगर हम समझ पाएँ, तो अगर कोई पहाड़ इस तरीके से दिखता है और अगर आपने उस पहाड़ पे माइनिंग राइट्स दे दिए, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा वो। माइनिंग जब हम करते हैं तो फिर हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम सिर्फ़ एक ही चीज़ को देखते हैं, हम फिर एनवायरनमेंट और बाकी सारी चीज़ों की सस्टेनेबिलिटी ख़त्म करके सिर्फ़ प्रॉफ़िट देखते हैं। कितना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हम उस एरिया से कर सकते हैं, दैट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर अस। तो सिलिका सैंड, मेसनरी, स्टोन, मार्बल इन सब को लेकर तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने मान लेते हैं ऐसा कि मार्बल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप माइनिंग ही नहीं करने दोगे मार्बल का, तो इल्लीगल माइनिंग तो फिर भी होगी। तो लेजिट तरीके से मैनर तभी होगा जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान लेकर आएँ। तो सरकार को यहाँ पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप एक सस्टेनेबल मॉडल लाइए, किस तरीके से आप माइनिंग प्लान कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम उस पर रेगुलेशंस के साथ आपको अलाउ करेंगे। तो लीगल माइनिंग और इल्लीगल माइनिंग में लीगल माइनिंग जो होगी वो सस्टेनेबल होगी। अब यहाँ से आगे क्या? अरावली जितने राज्यों से होकर गुज़र रही है, जितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुज़र रही है, हर जगह पर अब एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। एक्चुअली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अफ्रीका में बहुत बड़े स्केल पर पॉपुलराइज़ हुआ, यूएन ने उसकी सराहना की एंड इसी को देखा-देखी हम लोग भी अपना एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट से अरावली होकर गुज़रेगी, ऐसे कुल हैं 29 डिस्ट्रिक्ट। हर 29 ये जो सारे 29 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 5 किलोमीटर का बफर एरिया बनाया गया है, जहाँ पर प्लांटेशन की जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो हम लोग ये कह पाएँगे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में एक बहुत बड़ी सफलता हमको मिलेगी। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊपर आएगा क्योंकि पानी होल्ड कर पाएगा, रिटेन कर पाएगा रूट्स। मोरओवर वेदर पैटर्न में डेफ़िनेटली एक पॉज़िटिव चेंज आएगा। डेज़र्टिफ़िकेशन हो रहा है देश में, इस पूरे एरिया में वो भी कम हो पाएगा। इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेज़र्टिफ़िकेशन भी साइन किया गया है। इंडिया भी उसका एक पार्टी है और हम भी डेज़र्टिफ़िकेशन को कम करना चाहते हैं। जो एरिया मरुस्थल बन गए हैं, जो कि पहले मरुस्थल नहीं थे, उसको वापस से रिस्टोर करने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं एंड साथ ही साथ ये भी है कि कमर्शियल एक्टिविटी को कितने लिमिटेड एरिया में हम कर सकते हैं उस पर हम काम करें। तो ये सारा मैटर अगर आपको समझ आ रहा है तो आप शायद ये समझ पा रहे होंगे कि अरावली को लेकर प्रोटेस्ट शायद बहुत लोगों ने सही मायने में नहीं समझा। प्रोटेस्ट करने के पीछे क्या तर्क हैं, उसको समझना ज़रूरी है और क्या सच में प्रोटेस्ट की नीड अभी है? या अगर आप नए इस पूरे के पूरे प्रोस्पेक्ट को समझेंगे, तो आपको शायद यह चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसमें देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको शायद पता नहीं है या वो पता है और स्टिल दे वांट टू प्रोटेस्ट इंडीड उनका मन है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत थी कि एक्चुअली प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्या इस प्रोटेस्ट से सारी चीज़ें सही हो सकती हैं या बिना प्रोटेस्ट के भी काम हो सकता है? तो पहले गवर्नमेंट का जो एक पूरा चॉक आउट प्लान है उसको समझिए, पढ़िए एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि इसमें क्या-क्या पॉज़िटिव्स हैं। डेफ़िनेशन क्यों ज़रूरी है अरावली की और ये 100 मीटर वाली ही क्यों ली गई है? कहाँ-कहाँ पर माइनिंग अलाउड होगी, कहाँ-कहाँ पर माइनिंग अलाउड नहीं होगी? ये सारी चीज़ों को समझने के बाद शायद यू विल बी एबल टू डिसाइड कि प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत हमें पड़ रही है या पड़ेगी या नहीं। आई होप आपको ये पूरा अरावली का इश्यू समझ आ गया होगा और अगर ये इश्यू समझ आ चुका है तो कृपया इस वीडियो पर कर दें एक लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में करें वीडियो को शेयर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, विल मीट विद अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।